हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप्स, जिसमें हम देखेंगे एक्टिवेटेड एंड अनएक्टिवेटेड ग्रुप के बारे में। तो हमारी एमएससी के अंदर यूनिट चल रही थी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के अंदर हमने हमारा जो हाइड्रोकार्बन टॉपिक है उसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में आता हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप्स, और इसके अंदर भी हम देखेंगे एक्टिवेटेड एंड अनएक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप्स के बारे में। तो हम पहले बात करेंगे एक्टिवेटेड ग्रुप की, इसलिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिवेटेड सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप के बारे में। तो इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक्टिवेटेड सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऐसे सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप्स जो कि आपको कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स या फिर कार्बन हेटेरोएटम मल्टीपल बॉन्ड्स के एडजेसेंट देखने को मिले। ऐसे सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप्स को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप्स। और अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगा एलाइलिक सिस्टम, बेंजाइलिक सिस्टम और CH2CO सिस्टम। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे पास एक्टिवेटेड सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप्स के। और जब हम बात करते हैं बेंजाइलिक सिस्टम या फिर एलाइलिक सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट तरीके के ऑक्सीडेशन देखने को मिलेंगे, जिससे कि हम इन सभी सिस्टम को ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स के अंदर। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक सिस्टम की, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है बेंजीन से रिलेटेड। तो जैसा कि आपको पता है, जो बेंजीन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, और अपनी इसी स्टेबिलिटी की वजह से काफ़ी सारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बेंजीन को अफेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर हम इस बेंजीन के साथ में कोई एल्किल ग्रुप ऐड कर दें, यानी कि एज अ साइड चेन यहाँ पर हम कोई एल्किल ग्रुप लगा देते हैं, तो ये जो साइड चेन है इसे ऑक्सीडाइज किया जा सकता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो इस बात को आप इस एग्जाम्पल से समझिए। हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के साइड में हमने एक एल्किल ग्रुप ऐड कर रखा है एज अ साइड चेन, जो कि है CH3। यानी कि हमने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर रखा है, और इसके बाद में हम इस कंपाउंड का करवाते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमारे पास ये कुछ रिएजेंट है जिसके प्रेजेंस में हम इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, जिसमें है K2Cr2O7, H2SO4, H2O और हीट। ये हमारे पास रिएक्शन कंडीशन है जिसके अंदर ये जो कंपाउंड है इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बेंजीन के साथ में ये जो साइड चेन लगी है, ये ऑक्सीडेशन के बाद में कन्वर्ट हो जाती है अपने कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कहने का मतलब है, अगर हमारे पास साइड चेन के अंदर एक कार्बन है, तो यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसके बाद में आपको एक कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से आपको ये दूसरी रिएक्शन भी देखने को मिलती है। यहाँ पर इस बार हमने बेंजीन के दो साइड चेन अटैच कर रखी है, जो कि एल्किल ग्रुप की है। तो यहाँ पर ये है बेंजीन, और यहाँ पर हमने दो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रखे हैं इस बेंजीन के साथ में। और अब हमें इस कंपाउंड का करवाना है ऑक्सीडेशन। तो इस कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के लिए आपको ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट चाहिए होंगे। अब इसके बाद में क्या होता है, ये जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाता है अपने कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, यानी कि जो एल्किल ग्रुप था वो कन्वर्ट हो चुका है COOH ग्रुप के अंदर। और अब अगर हम बात करें इस रिएक्शन के यूज़ की, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये काफ़ी यूज़फुल रहती है अगर हमें प्रिपरेशन करना हो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जब भी हमें बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करना हो, तो ये जो रिएक्शन है ये हमारे काफ़ी काम आती है। इसके बाद में ये जो रिएक्शन है ये हमें हेल्प करती है किसी अननोन पॉली एल्किल बेंजीन के ओरिएंटेशन को डिटरमाइन करने में। तो किसी भी अननोन पॉली एल्किल बेंजीन का जो ओरिएंटेशन है वो इस रिएक्शन की हेल्प से हम पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है हमारे नेक्स्ट पॉइंट में कि अगर आपको यहाँ पर कोई हाइड्रोक्सिल या फिर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट देखने को मिले, तो पहले हमें उस हाइड्रोक्सिल और अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का मतलब है, अगर हमारे पास जो बेंजीन है उसके ऊपर पहले से कोई हाइड्रोक्सिल या अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसके लिए पहले हमें इस हाइड्रोक्सिल और अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद में हमें ऑक्सीडेशन करवानी पड़ेगी। तो ये बात होती है हमारे फर्स्ट पॉइंट की, जहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम बेंजीन के साइड चेन जो लगी है उसका ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा सेकेंड पॉइंट आता है, जो कि है इटार्ड रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि इटार्ड रिएक्शन क्या होती है और कैसे हम इसके अंदर जो बेंजाइलिक पोजीशन है उसका ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इटार्ड रिएक्शन में देखने को मिलता है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो मैथिल ग्रुप है जो कि बेंजीन रिंग के साथ में अटैच होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मिल ग्रुप के अंदर। और ये जो ऑक्सीडेशन है वो हम कुछ रिएजेंट की प्रेजेंस में करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होगा क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड, और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस की भी ज़रूरत होगी। तो ये हमारे पास रिएजेंट है जिससे कि हम इटार्ड रिएक्शन करवा सकते हैं। इसी के साथ में अगर हमारे पास क्रोमिल क्लोराइड का सॉल्यूशन हो इन CCl4 या फिर CS2,
तो भी वहां पर आपको इटाल रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो यहाँ पर ये हमारा एग्जाम्पल है जिसमें आपको देखने को मिलेगा बेंजीन रिंग है और इसके साइड में हमने एल्किल ग्रुप अटैच कर रखे हैं। अब हमें इस कंपाउंड का करवाना है ऑक्सीडेशन, और इस पर जो हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे वो करवाएंगे इटार्ड रिएक्शन की कंडीशन लेकर। तो यहाँ पर जो भी हमारे इटार्ड रिएक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिएजेंट है वो हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। जिसके बाद में क्या होता है, ये जो साइड चेन है CH3 ग्रुप, ये कन्वर्ट हो जाते हैं CHO ग्रुप के अंदर, यानी कि जो मैथिल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो रहे हैं फॉर्मिल ग्रुप के अंदर, और फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास इस तरीके के प्रोडक्ट का। तो ये था हमारे पास इटार्ड रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब इटार्ड रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर इनिशियल के अंदर डाइएसिटेट का फॉर्मेशन होता है, जो क्या करता है, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाता है। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर शुरू में जो डाइएसिटेट का फॉर्मेशन होता है वो क्या करता है, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाता है। तो इसके लिए आप ये रिएक्शन देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है और ये शो करता है इटार्ड रिएक्शन, जिसके बाद में आपको ये डाइएसिटेट वाला कंपाउंड देखने को मिलता है। और बाद में क्या होता है, जब यहाँ से H2 रिलीज हो जाता है तो ये फॉर्मेशन करता है CHO ग्रुप का। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन होती है। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि इस रिएक्शन के अंदर जो क्रोमिल क्लोराइड होता है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है हाइड्रोकार्बन के साथ में, और जब हम इसको ट्रीट करते हैं वाटर के साथ में तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर। इसका मतलब है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हमारे पास है बेंजीन जिससे लगा हुआ है एक एल्किल ग्रुप, और इसको हम ट्रीट करते हैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ में। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है जब हम इसको ट्रीट करते हैं वाटर के साथ में तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास बन जाता है एल्डिहाइड। तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो ये बात होती है हमारे इटार्ड रिएक्शन की, जिसके अंदर हमने बेंजीन पर लगी जो साइड चेन है उसका ऑक्सीडेशन करवाया है और उसे कन्वर्ट किया है एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर। अब इसके बाद में आता हमारा नेक्स्ट रिएजेंट। तो अगला जो रिएजेंट है वो है सीरिक आयन। अब ये जो सीरिक आयन है ये क्या करता है, एरोमेटिक मैथिल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड के अंदर, और इसके लिए हमें यहाँ पर एसिडिक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो एल्डिहाइड है वो आगे फर्दर ऑक्सीडाइज भी नहीं होता। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया है कि जो सीरिक आयन है वो क्या करता है, एरोमेटिक मैथिल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है एसिडिक मीडिया के अंदर, एल्डिहाइड के अंदर, और यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड है इसका आपको फर्दर ऑक्सीडेशन भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन के अंदर कोई पॉलीमिथाइल कंपाउंड ले लेते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ एक ही मैथिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है अंडर नॉर्मल कंडीशन। यानी कि हमें यहाँ पर बोला गया है कि ऐसी बेंजीन रिंग जिसके ऊपर आपको अलग अलग मैथिल ग्रुप देखने को मिले एक ही रिंग के ऊपर, तो वो बन जाएगा हमारा पॉलीमेथिल कंपाउंड। और इस तरीके के कंपाउंड को अगर हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर सिरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में ट्रीट करते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सिर्फ एक ही मैथिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है और वो कन्वर्ट होता है CHO ग्रुप के अंदर। तो इस रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है ये हमारी जो बेंजीन रिंग है इस पर 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि ये जो कंपाउंड है हमारा ये पॉलीमिथाइल कंपाउंड है। और जब हम इसको ट्रीट करते हैं सीरिक आयन के साथ में तो सीरिक आयन के लिए हम लेते हैं यहाँ पर सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं CAN। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है वो एसिडिक मीडियम में होती है। तो ये जो नॉर्मल कंडीशन होती है रिएक्शन की, जब हम इस कंडीशन के अंदर रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक ही मिथाइल ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होता है और कन्वर्ट होता है CHO ग्रुप के अंदर। इसी तरीके से हमारी सेकंड एग्जांपल भी है। इस सेकंड एग्जांपल के अंदर हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पर लिया पॉलीमिथाइल कंपाउंड, और यहाँ पर ये जो पॉलीमिथाइल कंपाउंड है इसे हम ट्रीट करते हैं सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में इन एसिडिक मीडियम, जिसके बाद में आपको देखने को मिलेगा एक ही CH3 ग्रुप कन्वर्ट होता है CHO ग्रुप के अंदर। यानी कि पॉलीमिथाइल कंपाउंड के केस में सिर्फ हम एक ही मैथिल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और वो कन्वर्ट होता है CHO ग्रुप के अंदर। तो ये बात होती है हमारे सीरिक आयन की। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट रिएजेंट। तो अगला जो रिएजेंट है हमारा वो है सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड भी क्या कर सकता है, बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन कर सकता है और उसको ऑक्सीडेशन के बाद में कन्वर्ट कर सकता है कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमने लिया है डाइफेनिल मीथेन, और जब हम इस डाइफेनिल मीथेन को ट्रीट करते हैं सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ में तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजोफिनोन के अंदर। और ये जो बेंजोफिनोन है इसकी आपको यील्ड देखने को मिलेगी लगभग 87%। तो ये था हमारा फोर्थ रिएजेंट जिससे कि हम बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट रिएजेंट। अगला जो रिएजेंट है वो है लेड टेट्रा एसीटेट। तो ये जो लेड टेट्रा एसीटेट है इसका भी हम यूज कर सकते हैं बेंजाइलिक कार्बन के ऑक्सीडेशन में। और ये जो रिएजेंट है ये क्या करता है, ये बेंजाइलिक कार्बन पर एसिटॉक्सी ग्रुप का इंट्रोडक्शन करता है। यानी कि बेंजाइलिक कार्बन पर ये क्या करेगा, एसिटॉक्सी ग्रुप का अटैचमेंट कर देगा।
तो इसकी हम रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे ये रिएक्शन शो होती है। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें आपको बेंजाइलिक कार्बन देखने को मिल रहा है। इस बेंजाइलिक कार्बन वाले कंपाउंड को जब हम ट्रीट करते हैं लेड टेट्रा एसीटेट के साथ में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ ऐसे कंपाउंड में। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो बेंजाइलिक पोजीशन है उस पर एसिटॉक्सी ग्रुप ऐड है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन शो होती है। तो अभी तक हमने जो भी रिएक्शन देखी उन सभी के अंदर हमने बेंजाइलिक पोजीशन का ऑक्सीडेशन देखा। अब इसके बाद में आता हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है एलाइलिक पोजीशन। तो अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एट एलाइलिक पोजीशन और देखेंगे कैसे हम एलाइलिक पोजीशन के ऊपर ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं डिफरेंट रिएजेंट की हेल्प से। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट रिएजेंट आता है वो है सेलेनियम डाइऑक्साइड। अब सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है एलाइलिक पोजीशन के कंटेक्स्ट में, ये रिएजेंट एल्कीन को ट्रांसफॉर्म कर देता है एलाइलिक अल्कोहल के अंदर इन वन स्टेप। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है ये एल्कीन पर जाकर रिएक्शन करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है एलाइलिक अल्कोहल के अंदर, और ये जो सभी रिएक्शन है वो आपको वन स्टेप के अंदर देखने को मिलती है। अब इस रिएक्शन के अंदर जनरली क्या होता है, हम यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में सेलेनियम डाइऑक्साइड का यूज करते हैं तो आपको रिएक्शन इजीली देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम इस सेलेनियम डाइऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज करें और साथ में हम ले टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोपरऑक्साइड, तो इस कंडीशन में आपको इसकी यील्ड भी काफी अच्छी देखने को मिलती है और आपको प्रोडक्ट भी प्योरीफाई देखने को मिलता है। और साथ में जब हम सेलेनियम डाइऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट लेते हैं तो वो कैटलिस्ट क्या होता है बाद में रीऑक्सीडाइज हो जाता है और आगे रिएक्शन को प्रोसीड करने में भी हेल्प करता है। तो अब हम इन सभी बातों को एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें आपको ये कंपाउंड देखने को मिल रहा है। इस कंपाउंड को हम ट्रीट करते हैं सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ में, और यहाँ पर जो हमने सेलेनियम डाइऑक्साइड लिया है वो है 1 इक्विवेलेंट, और साथ में हमने लिया है pyridine और CH2Cl2। तो ये हमारे पास रिएक्शन कंडीशन है और ये हमारे पास कंपाउंड है जिसका हमें ऑक्सीडेशन करवाना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एलाइलिक पोजीशन पर जो OH ग्रुप है वो जाकर अटैच हो जाता है और आपको इस तरीके से एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। लेकिन ये जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है इसमें हमने क्या किया है, हमने सेम ही कंपाउंड लिया है जो कि हमने ऊपर वाली रिएक्शन में लिया था, लेकिन इस बार जो हमने सेलेनियम डाइऑक्साइड लिया है उसे लिया है एज ए कैटलिस्ट और साथ में हमने लिया है टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड और यहाँ पर है CH2Cl2। तो इस बार क्या होगा, ये जो रिएक्शन है वो सेम ही प्रोडक्ट बनाएगी, लेकिन इस तरीके से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्योरीफाई देखने को मिलता है और इसकी जो यील्ड है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो ये बात होती है हमारे सेलेनियम डाइऑक्साइड को लेकर। अब इसके बाद में हमारे ये जो पॉइंट है ये कहता है अगर रिएक्शन एथेनॉल के अंदर होती है तो वहाँ पर आपको जो एलाइलिक ग्रुप की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, CH2 ग्रेटर देन CH3 ग्रेटर देन CH। तो ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा एलाइलिक ग्रुप की रिएक्टिविटी का। लेकिन ये जो ऑर्डर है वो आपको सभी रिएक्शन कंडीशन के अंदर देखने को नहीं मिलता और ना ही आपको सभी तरीके की एल्कीन्स के साथ में ये ऑर्डर फॉलो होता हुआ दिखाई देता है। अब इसके बाद में आता हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और यहाँ पर बोला गया है कि जो डबल बॉन्ड पर ऑक्सीडेशन होता है वो उस एंड पर होगा जो मोर सब्सटीट्यूटेड एंड होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल में देखने को मिल रहा है। ये हमारे पास एल्कीन है और इस एल्कीन को हम ट्रीट करते हैं सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ में। तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन उस एंड पर होगा जो कि आपको ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एंड देखने को मिलता है, जैसे कि ये वाला एंड। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस एंड का ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है ये जाकर इस कार्बन पर अटैच हो जाता है और फॉर्मेशन करता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट का। इसी तरीके से आप यहाँ पर 2 एग्जांपल और भी देख सकते हो जिसके अंदर हमने एल्कीन ली है और एल्कीन का जो मोर सब्सटीट्यूटेड एंड है उस पर ऑक्सीडेशन शो होता है और फॉर्मेशन होता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट का। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ये साइक्लिक कंपाउंड है जिसको हमने ट्रीट किया है सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ में, और यहाँ पर आपको एलाइलिक पोजिशन पर ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है और ये कन्वर्ट होता है कुछ ऐसे कंपाउंड में। तो ये हमारे पास रिएक्शन होती है सेलेनियम डाइऑक्साइड की। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट रिएजेंट। तो अगला जो रिएजेंट है वो है N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड, जिसे हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं NBS से। तो ये भी हमारे पास एक रिएजेंट है जो कि एलाइलिक पोजीशन को काफ़ी इफेक्टिवली ऑक्सीडाइज करता है। और अगर हम बात करें NBS के रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो वो जो रिएक्शन होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो NBS है वो प्रमोट करता है ब्रोमिनेशन को। तो जब हम रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा रेडिकल इनिशिएटर लेते हैं जैसे कि AIBN, और जो रिएक्शन है उसे नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि CCl4 के साथ में करवाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है जो NBS है वो ब्रोमिनेशन को प्रमोट करता है और बेस्ट वर्क शो करता है, जैसे कि आपको इस रिएक्शन में देखने को मिलेगा।
ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है और इसे हम ट्रीट करते हैं एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड के साथ में। यहाँ पर हम सॉल्वेंट लेते हैं CCl4 और यहाँ पर ये जो AIBN है ये है रेडिकल इनिशिएटर। तो इन सभी रिएजेंट के प्रेजेंस में ये जो कंपाउंड है इस पर ब्रोमिनेशन होता है और फॉर्मेशन होता है हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट का, जहाँ पर आपको इस पोजीशन पर Br देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में हमारे पास कुछ और रिएजेंट आते हैं जो कि हेल्प करते हैं एलाइलिक पोजीशन के ऑक्सीडेशन में, जैसे कि मर्करी डाई एसीटेट और लेड टेट्रा एसीटेट। तो ये दो रिएजेंट है जो कि एलाइलिक पोजीशन के ऑक्सीडेशन के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों रिएजेंट क्या करते हैं, ये दोनों रिएजेंट एलाइलिक पोजीशन पर एसिटॉक्सी ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी कि जो भी कंपाउंड की एलाइलिक पोजीशन होगी वहां पर इन दोनों रिएजेंट के प्रेजेंस में एसिटॉक्सी ग्रुप जाकर लग जाएगा एलाइलिक पोजीशन पर। तो इसके लिए हम ये एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के अंदर हमारे पास ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड को हम ट्रीट करते हैं मर्करी डाइएसिटेट के साथ में। तो इस कंपाउंड के अंदर जो आपको एलाइलिक पोजीशन देखने को मिलेगी वहां पर क्या करेगा, ये जो मर्करी डाइएसिटेट है ये जाकर एसिटॉक्सी ग्रुप को ऐड कर देगा और फॉर्मेशन करेगा कुछ ऐसे कंपाउंड की। सेम ऐसे हमारे पास ये दूसरी रिएक्शन भी है जिसमें हमने ये कंपाउंड लिया है और इसे हम ट्रीट करते हैं मर्करी डाइएसिटेट के साथ में। और यहाँ पर हमने लिया है बेंजीन और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इस रिएक्शन कंडीशन में क्या होता है, ये जो कंपाउंड है इसकी जो एलाइलिक पोजीशन होती है उस पर जाकर एसिटॉक्सी कंपाउंड ऐड हो जाता है और फॉर्मेशन होता है हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जहां पर हमने डिस्कस किया सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप के बारे में। और आज की इस वीडियो के अंदर हमने मेनली डिस्कस किए एक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप्स को। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अनएक्टिवेटेड ग्रुप को। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।